8:57 हो गए हैं। आप न्यूज की पाठशाला देख रहे हैं और ठीक न्यूज की पाठशाला में दाखिला आप लें उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की। प्रधान के इस्तीफे पर किसी तरह की कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। राहुल की दूसरी मांग पर चर्चा को तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी आकर सदन में हमारे साथ चर्चा करें। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी के दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उनसे भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। जितने भी सवाल जवाब हैं बच्चों को लेकर, उन सारे सवालों को आप संसद में लेकर आइए। आप तय कीजिए कि कितने घंटे की चर्चा होगी, किस नियम के तहत चर्चा होगी। हम इसके लिए, सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, रिस्पॉन्सिव भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर उन तमाम राज्यों का जिक्र किया जहां पर अभी हाल के दिनों में पेपर लीक हुए हैं, यानी पेपर लीक की घटनाएं उन राज्यों में भी हुई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया झारखंड का। आज ही वहां से बड़ी खबर आई है इसी पेपर लीक को लेकर, क्योंकि पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने जिक्र राजस्थान का किया, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर भी पेपर लीक हुए हैं, उस पर किसी तरह की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि उसके बावजूद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये सरकार तैयार है। प्रधान के इस्तीफे पर हालांकि कुछ भी नहीं बोले। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अमित, लगभग 3-4 सवाल पर उन्होंने बात कही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब पूछा गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप या बीजेपी क्या राय रखती है, तो उस पर कोई भी बात उन्होंने नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आज दिन भर भी जब संसद के भीतर कई लोगों से बात हुई, जेपी नड्डा जी से बात हुई, दूसरे मंत्रियों से बात हुई, ये एक बात साफ थी। देखिए, सरकार ये बार बार कह रही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को लेकर जो भी अगर लगता है कि एग्जाम की और प्रक्रिया को और अच्छा करने की जरूरत है या जो भी तरह के सुझाव है उसको लेकर सरकार तय है। लेकिन अगर आप रिजिड है कि सिर्फ इस्तीफा हो तभी बात होगी तो इस पर बात नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, इस सरकार इस तरह से काम नहीं करती है। सरकार ने इसलिए कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। भाई, सेलेक्टिव होकर आप करिए। दूसरे राज्यों में जब अगर पेपर लीक होता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो पहली और तीसरी मांग वो मानने को, उस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन दूसरी मांग मानने को तैयार है। जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। आइए सदन में इस मसले पर चर्चा करते हैं। सोनम वांगचुक से भी उन्होंने मुलाकात की, आज आईसीयू में वो भर्ती है। उन्होंने कहा वहाँ भी हमारी जो बातचीत हुई, क्योंकि आईसीयू में भर्ती है, बहुत ज़्यादा देर तक हम वहाँ रुक नहीं सकते थे, लेकिन चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा अनशन तोड़ दीजिए और मुख्य धारा में ज़रा आइए, हमसे बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस इस पर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए सोनम वांगचुक को लेकर। तो चलिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर थी, लेकिन अब जरा न्यूज की पाठशाला का रुख कर लेते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स और पार्ट लेकर आई। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पाठशाला में आज कौन कौन से चैप्टर्स पर बात होने वाली है। चैप्टर नंबर 1 आंदोलन के फैक्ट चेक की एक क्लास है। एक कैमरे के पीछे कई सारे कैमरे होते हैं, डू नॉट फॉरगेट। आपने कौन सी तस्वीर देखी है? आधा नहीं, पूर्ण सत्य हम आपको दिखाएंगे, सॉलिड सबूतों वाला चैप्टर। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 2 राजनीति और आंदोलन की क्लास। कौन बनाना चाहता है भारत को बांग्लादेश और नेपाल? कौन है ये लोग? ये डीएस जानते हैं क्या है डीएस? इसका चाल और चरित्र समझाने वाला चैप्टर आपके सामने रखूं। और फिर चैप्टर नंबर 3 राजनीति शास्त्र की क्लास, पार्टी 1, लेकिन पेपर लीक पर रवैये अलग अलग क्यों भैया? सुविधा की सियासत का पर्दाफाश करने वाला ये चैप्टर है। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको बताएंगे ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी ईंटें पानी पर तैरती हैं। सोचा है कभी? चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। आंदोलन के फैक्ट चेक की क्लास। इन दिनों आप भी इसमें बहुत व्यस्त होंगे, हैं कि नहीं? सच्ची बताइए। और बहुत सारा कंटेंट भी आ रहा है ना? पहले तो खाली रीलें बनती थी, लेकिन यहां तो असली चीज जो ग्राउंड जीरो पर हुई है वो आपके मोबाइल फोन पर आ रहा होगा। तो आप भी ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होंगे
और घंटों स्क्रॉल करते करते निकल जा रहे होंगे। आंदोलन की खूब सारी तस्वीरें आपके मोबाइल पर भी आ रही होंगी। कई जगह तो वो ऐसी तस्वीरें आ रही होंगी जहां पर एक शख्स है, उसके हाथों में लाठी लगी है, वो कोने में बैठा है, पसीने में तरबतर, चारों तरफ पुलिस ने उसे घेरा हुआ है। आई है कि नहीं आई है? फिर एक तस्वीर आपके पास आई होगी जहां पर बहुत एक गमगीन इमोशनल म्यूजिक चल रहा होगा पीछे की तरफ, और आगे कुछ ऐसा होगा कि बोल के लब आज़ाद है, या आज़ादी किसी के कहने से ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपके पास भी रील्स आ रही होंगी, स्टोरीज आ रही होंगी, कंटेंट आ रहा होगा। कई सारे वीडियो अद्भुत रूप से वायरल हो रहे होंगे। कई ऐसे वीडियो होंगे जो आपके अंदर डर पैदा कर रहे हो। कई ऐसे वीडियो होंगे जिसे देखकर आप खुश हो रहे हो। कई ऐसे वीडियो होंगे जिसे देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। और ये सारे के सारे इस वक्त में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उन कंटेंट से रिलेटेड बातचीत कर रही है। लेकिन एक बात बताऊं, कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसे फोटोज हमने भी देखे और उसे देखकर एक मां होने के नाते मेरा कलेजा भी छलनी हो गया। और ये बात भी सच है कि बहुत से इनोसेंट मासूम बच्चे उस भीड़ में पुलिस की लाठियों का शिकार हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक हैं, और जो आपके कैमरा की स्क्रीन पर आ रहा है वो सच है कि झूठ है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता। मैं सच बता रही हूं, क्योंकि जब भीड़ में एक कैमरा चल जाता है ना, तो उसके पीछे भी 10 कैमरा चल रहे होते हैं, और वो 10 कैमरा भी यहीं होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। वो भी अपनी रील डालते हैं। बस ये है, एल्गोरिथम ऐसा हो जाता है कि आपके पास वही रीलें आने लगती हैं। और यकीन मानिए, किसी भी आंदोलन के पीछे मोटे तौर पर 3 किस्म के लोग होते हैं। कितने? 3 किस्म के। एक कौन सा होता है? जो चाहता है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर चलता रहे, है ना, हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। दूसरा पक्ष होता है जो चाहता है कि आंदोलन ना हो, किसी तरह शांत हो जाए, ठीक है। और तीसरा पक्ष होता है जो ना तो आंदोलन में दिखाई देता है, ना ही आंदोलन का विरोध करता है, और ना ही आंदोलन के फेवर में होता है। वो सिर्फ आंदोलन से खेलता है, समझते हैं। और यही तीसरा पक्ष सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो तस्वीरों में होते हुए नहीं होता है। आज पाठशाला के पहले चैप्टर में हम इसी छुपी हुई तस्वीर की पड़ताल करेंगे, और उससे आप दूध का दूध पानी का पानी करने में मदद पाएंगे। सड़कों पर छात्रों और नौजवानों की पिटाई के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे। आपके मुंह से आ निकल गई होगी ऐसी कई तस्वीरें होंगी। सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुके हैं, जबरदस्त वायरल हो रहे हैं, और आप पहली मर्तबा इन तस्वीरों और रील्स को देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बहुत गलत किया, निर्मम है, निर्लज है ये पुलिस। यही लगेगा आपको लगेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने छात्रों के साथ बहुत बेरहमी की है। आपके मन में सवाल उठेगा कि लोकतंत्र है कि लाठी तंत्र है। ये दिल्ली में पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस की पहली कैटेगरी वाले रील्स और वीडियोस की मैं बात कर रही हूं, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, आपके रील्स में पक्का आए होंगे। आपकी जो फीड आती है ना मोबाइल फोन, पक्का आए होंगे। लेकिन उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरी कैटेगरी के वीडियोस भी, अगर आप डीप डाउन रिसर्च करेंगे, ये वीडियोस चल भी रहे हैं। इन वीडियोस में पुलिस वालों पर भीड़ हमला करते हुए आपको दिखाई दे। कई दर्जनों लोग खाकी वर्दी धारी जवानों को धकेल कर गिरा रहे हैं। कई आरएफ के जवान को लात मार रहे हैं। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा, जो मिल रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के कार्टून भी शेयर किए जा रहे हैं। ये देखिए, क्या है इस कार्टून में, क्या दिख रहा है आपको? एक डंडा लेकर है, संविधान है, और लठ चलाया जा रहा है ना। किसी कार्टून में दिखाया जा रहा है संविधान पर लाठी चलाई जा रही है। किसी कार्टून में दिखाया जा रहा है 2 तरह की यूनिफॉर्म आमने सामने होगी। एक छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है, और वहां पर एक कड़ा पुलिस वाला आपको यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है।
है ना, दहल जाए कोई भी ये तस्वीर देखे तो, कि मेरी मासूम बच्ची और उसके सामने वर्दीधारी, सुरक्षा बल यूनिफॉर्म में और एक स्कूल यूनिफॉर्म में। बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बचकर रहिए। समझना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी तस्वीरें आपके फोन पर आती है कि कौन सी तस्वीर सही है और कौन सी फेक है। छात्र सही है कि पुलिस सही है, विक्टिम कौन है, अत्याचारी कौन है ना कंफ्यूजन आपके दिल में भी। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दरअसल मसला यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और रील्स वायरल हो रहे हैं जो आधी अधूरी है, यानी आपको सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, उसी सिक्के का दूसरा पहलू ढक दिया गया है। काटो इतना ही अंश जो आपके एजेंडे को सूट करे, ताकि आप वही देखें और वही समझें। और यह सब एक खास मकसद की वजह से किया जा रहा है। आपके अंदर वो चीज ठूसी जा रही है। आज न्यूज की पाठशाला में मैं क्रॉस चेक और फैक्ट के साथ भ्रम फैलाने वाली और एक तरफा नैरेटिव गढ़ने वाली कोशिशों का पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और आधे सच के बाद उस तस्वीर का पूरा सच दिखाऊंगी। आप इस प्रैक्टिकल तैयारी के साथ और इस प्रैक्टिकल क्लास के साथ तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तस्वीर नंबर 1 दिख रही है आपको? एक तो आधा सच है, एक पूरा सच। आधा सच वाली तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है? पुलिस लठ मार रही है ना, लठ बुरी तरह से खदेड़ रही है एक लड़के को और लड़का रो रहा है। अब ये मारती हुई पुलिस की तस्वीरों का मैं एक शॉट ले लूं बस। पता नहीं हमने वो शॉट शायद लिया ही नहीं है। वो शॉट अगर ले लेते और स्क्रीन पर दिखाते तो समझ में आता कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है। अब नाउ कम टू पूरा सच। यही शख्स है ना ये जो पिट रहा है यहां पर। अब ये क्यों पिट रहा है मैं आपको बताऊं। उस लड़के ने पहले पुलिस वालों पर स्प्रे किया। अब वो कौन सा स्प्रे था कोई नहीं जानता। ये देखिए स्प्रे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आपके मन में भी नौजवान के लिए सिंपैथी जागी होगी, लेकिन हुक्म आधा सच देखकर मन बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस शख्स ने क्या किया, अपने जेब से एक स्प्रे निकाला और पुलिस वाले वहां खड़े थे। ये बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ खड़ा था और इसने पुलिस वालों के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। ये कौन सा स्प्रे था हम नहीं जानते। पुलिस वाले भी स्प्रे से बचने की कोशिश करते हैं, उसे बर्दाश्त भी करते हैं। फिर एक पुलिस वाला पीछे से आता है, उस शख्स को खींच के अंदर की तरफ लाता है और फिर वही हुआ जो आपने आधा सच में देखा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने। ये वीडियो आधा सच की बिल्कुल मेरे यहां बगल में चल रही है। क्या दिख रहा है? एक पुलिस वाला बंदूक लेकर, ये जितने भी निहत्थे बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मैं छात्र ही कह रही हूं, मानकर चल रही हूं छात्र ही है, ठीक है। इन छात्रों के आगे एक गन लेकर एकदम फॉर्म में है, पोजीशन ले चुका है। अब इसकी एक फोटो क्लिक करके मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो आपको क्या लगेगा कि एक पुलिस वाला निहत्थे बच्चों को शूट कर रहा है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का ये जवान भीड़ पर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी भी भीड़ पर ओपन फायर कर सकता है, लेकिन ये घटना का आधा सच है। ये क्या हो रहा है, अब पूरा सच देखिए आप। जवान कितना जिम्मेदार है ये देखिए। ये भाग रहा है जवान, इसके पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग? भाग रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आरएएफ का जवान चाहता ओपन फायर नहीं कर सकता था इनके ऊपर। इस घटना का पूरा सच देखेंगे तब आप अंदाजा लगाएंगे कि वहां पर ये जो वर्दीधारी थे वो कैसे डील कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इसी मकसद के साथ आए थे, लेकिन एक ऐसा तंत्र था जो वहां भीड़ में घुस चुका था और इस तरीके से काम कर रहा था। उम्मीद है कि अब आपको ये घटना पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे अब ये लोग काम कैसे करते हैं। इन्होंने सिर्फ वो वाली तस्वीर खींची जहां पर ये तान कर दिख रहा है। इससे पहले का
मंजर कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता, खासकर वो एजेंडाधारी। सैकड़ों की संख्या में उन्मादी भीड़ आरएफ के जवान को मारने के लिए दौड़ रही है, और जब इस जवान को लगा कि उसे भीड़ पकड़ के खदेड़ देगी, तो आत्मरक्षा में भीड़ की तरफ गन पॉइंट की, वो भी सिर्फ डराने के लिए। एक गोली नहीं चलाई। वो चाहता तो वो आत्मरक्षा में कर सकता था ना। अब बताइए, जवान की जगह कोई और होता इस हालत में तो वो क्या करता? मैं कहती आप होते तो आप क्या करते? अब आइए तस्वीर नंबर 3 पर। ये रही वो तस्वीर नंबर 3। क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, पुलिस वाले ने लठ चलाया, एक महिला है पुलिस वाली, डंडा मार रही है। ये लड़की को डंडा मारा और फिर लड़की गुस्साई और उसने पुलिस, ये देखिए, वो धक्का देने से पहले वाला वीडियो दी। हालांकि इसे होना स्लो मोशन में था, पर कोई बात नहीं। आप देखिए, ये लठ मारा और फिर उसे धक्का दी। इस तरह की कई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल। अब ये पूरा सच देखिए, एक बार वापस चलाइए, रिवाइंड कीजिए और फिर चलाइए। ये देखिए, उसको गिराया पुलिस वाली, देखा आपने? 2 लड़कियों ने, फिर पुलिस वाली उठी और उसने लठ चलाई, और फिर क्या किया, इस लड़की ने उसे धक्का दिया। पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल होने आई लड़कियों को नहीं बख्शा। ऐसा लग रहा होगा जब आप पहला वीडियो देखेंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पहले लड़कियों ने इन पुलिस वालों को गिराया, लात मार के, अड़ंगा लगा के। फिर पुलिस वाली खड़ी हुई और उसने लाठी चलाई, और उसके बाद देखिए कैसे वो उसे खदेड़ने की कोशिश करी। अब ये महिला पुलिस वाली, उसके साथ बाकी सब पुलिस वाली चाहती तो इन दोनों को घेर के खूब डंडे मारती ना, जैसा बताया जा रहा है कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की उसे खदेड़ रही है, पुलिस वाली को। इसीलिए जो आपको दिख रहा है वो सच पूर्ण है कि नहीं, इसको ठोक बजा कर देखिए। गुस्से में ये पुलिस वाली कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने एक ही लाठी चलाई। क्यों? क्योंकि उसको गिराया था उस लड़की। अब चौथी तस्वीर आपके सामने। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, अभी तो एक लड़की दिख रही है, एक एक करके 3 लड़कियां आई। इन्होंने पुलिस पर मारपीट करने, कपड़े फाड़ने, गाली गलौज करने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस का एक घायल कांस्टेबल भी आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा। इन लड़कियों के आप पहले बयान सुनिए, आपको लगेगा कि पुलिस ने इनके ऊपर सच में बहुत जुल्म किया है। इसमें से एक लड़की कह रही थी कि वो सिर्फ बैरियर तोड़ रही थी और पुलिस ने उसे गाली दी। यानी ये मैडम जो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये इनका संवैधानिक अधिकार है और पुलिस इन्हें रोक भी नहीं सकती। रोकने की अगर कोशिश करेगी तो वो ड्यूटी नहीं निभा रही है, वो इनके साथ ज्यादती कर रही है, अत्याचार कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही थी, वो ट्रेंड होती है इस चीज के लिए कि अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो कानून ना टूटे, उसके लिए वो एक्शन ले। मैं फिर कह रही हूं, पुलिस ने जिन मासूमों पर बर्बरता की है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। जिस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने होते हैं, उसमें भीड़ में शामिल कई इनोसेंट भी पिट जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बात को सुनवाती हूं, उन्हें भी सुनिए। कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। YMCA YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी
तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने अब हिंसा पर दोहरा रवैया रखना, काट काट कर वीडियो दिखा देना, सच को आधे सच की तरह पेश करके गुमराह करना और सब कुछ करके विक्टिम कार्ड खेला जाना, शानदार स्ट्रैटेजी है नहीं? इसके लिए तो बाकायदा तालियां बनती है, गजब है। और फिर आप गालियां दो हमें, है ना? फिर आप ललकारो हमें, फिर आप तरह तरह की फप्तियां कसो हम पर। क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जो मन में आता है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सस्ते व्यूज बटोरने के चक्कर में। किसी घटना को अपने एजेंडे के हिसाब से गढ़ देना, फिर खुद ही को शोषित बता देना। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी इंडस्ट्री है, साजिश भी नहीं, इंडस्ट्री है। बच्चों पर लाठी डंडे नहीं चलने चाहिए थे, नहीं चलने चाहिए थे। किसी भी बच्चे के साथ अगर धक्का मुक्की हुई है तो गलत है, सरासर गलत है। झड़प के दौरान अगर किसी बच्चे के कपड़े फटे, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन एक हिंसा पर आंसू बहाना, चीख चीख कर बोलना, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चस्पा करके सिंपैथी लेने की कोशिश करना और दूसरे पर बिल्कुल शतुरमुर्गी बन जाना, मुंह घुमा लेना, ये कहां का बात हुई? एक और नमूना दिखाऊं आपको। टाइम्स नाउ नव भारत के 4 रिपोर्टर्स 2 दिनों से जंतर मंतर पर, और केवल 2 दिनों से नहीं है, लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनके साथ जो बदसलूकी हुई है, कौन इसकी जवाबदेही देगा? मारपीट होती है, लूटपाट होती है, लिंचिंग की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें देखिए। भाई यहाँ से पुलिस अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। टाइम्स नाउ। इट्स ओके। देव कोटक। सौरभ दास इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। मेरा फोन का है। हाँ। मेरा फोन का है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए, बड़ी मुश्किल। मैं भी लगा देती इमोशनल म्यूजिक, मैं भी लिख देती डेमोक्रेसी खतरे में है, मैं भी लिख देती बिके हुए तमाम लोगों ने घेरा मेरे साथी पत्रकार को। सस्ते व्यूज के चक्कर में जो हरकतें, जिस तरह के यहां पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसको कोई भी वाजिब नहीं ठहरा सकता। देव कोटक थे वो, मेरे साथी पत्रकार, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई सारी स्टोरीज कवर कर चुके हैं। और कल जब ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने गए तो इनके साथ जो हुआ वो आपसे छिपा नहीं। इन्हें मारा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, पानी फेंका गया, बोतलें फेंकी गई, फोन, वॉलेट सब छीन लिया, चश्मा छीन लिया। और मेरे सहयोगी को पावर वाला चश्मा है, उसके बगैर उनको सब कुछ धुंधला नजर आता है। देव कहते रहे उनका चश्मा बस छोड़ दीजिए ताकि वो देख सके, लेकिन भीड़ ने हमला बंद नहीं किया। ये उसी वक्त की तस्वीर है, देव पर जब अटैक किया गया। क्या ये किसी के भाई नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, किसी के दोस्त, किसी के साथी नहीं है? और मुझे ये ज्ञान कोई ना दे कि कुछ लोगों की वजह से, मेरी वजह से, किसी और की वजह से इनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ, तो फिर इस चक्कर में याद रखिएगा कोई सड़क पर घूमने नहीं पाएगा, क्योंकि फलां को फलां की वजह से वहां सड़क पर चलने पर पीट दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या देव कोटक का
कोई इमोशनल, दर्द भरा, वायलेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक वाला वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखा? क्या देव कोटक की कोई फीड आपके सामने आई? हम देखेंगे ऐसा कुछ आया? डपली बजाते हुए बोल के लब आजाद है आया? शेयर हुई ये तस्वीरें? और ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताती हूं। जब हिंसा का विरोध हिंसा के रूप में नहीं बल्कि पीड़ित कौन है यह देखकर तय किया जाता है तो वही होता है जो इस तरह का पक्षपात होता है। और जिस तरीके की ये हरकतें हो रही हैं ये देखिए अब वापस ये लाइव तस्वीरें हैं। लाइव का मतलब ये समझिए कल की तस्वीरें नहीं है, ये परसों की तस्वीरें नहीं, ये अभी कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है। टॉलस्टॉय मार्ग है ये, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास में ये इलाका है जहां पर पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर पथराव हुआ है। ये देखिए आप, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकार ने कहा चलिए मिल बैठकर बात करते हैं। सवाल क्या है आपके पूछिए, जवाब हम देने को तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। कौन है ये लोग? हाथ में डंडा लिए, हाथ में पत्थर लिए, पुलिस पर, वर्दीधारियों पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और अब पुलिस क्या करे? वहां खड़ी रहकर पत्थर खाए? हमारी प्रोफेशनल टीम इस वक्त क्या करे बताइए? और ये देखिए पुलिस जब वापस आएगी और लट बजाएगी तो फिर कहा जाएगा कि देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये लाठी तंत्र है। वहां पर बहुत सारे ऐसे गिद्ध होंगे जो अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक एक को जूम करके। यहां होगी पुलिस की लाठी और वहां पिटता हुआ वो बच्चा और फिर इमोशनल म्यूजिक, स्लो मोशन में वीडियो बनाए जाएंगे। जब यही भीड़ किसी पत्रकार को लिंच करती है, किसी पुलिस वाले को लिंच करती है, किसी महिला रिपोर्टर के साथ अभद्रता करती है, तब कहां गायब हो जाते हैं ये सब? तब खुद को लिबरल विचारों का शहंशाह समझने वाला ये गैंग अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुंह को बंद कर लेता है, शतुरमुर्ग की तरह घुस जाता है मिट्टी में। ये दोहरापन अब किसी से नहीं छिपा है। जंतर मंतर पर ऑन ड्यूटी पत्रकारों पर हमला करना अचानक हुआ हादसा नहीं है, हुक्म अचानक हुआ हादसा नहीं है। जब भीड़ को लगातार ये सिखाया जाए कि जो आपकी हां में हां ना मिलाए वो आपका दुश्मन है, वो कोट इन कोट गोदी मीडिया है, तो उसका अंजाम ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं आपके हिसाब से वो बोल नहीं रहा है। आप पीएम की गालियां अगर दे रहे हैं, हम गंदी भद्दी गालियां प्रभु राम को दे रहे हैं तो सुनिए, मुस्कुराइए, तो आप स्वतंत्र मीडिया है। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कर जाएंगे कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की अनशन पर क्यों बैठे हैं, तो आप गोदी मीडिया है। आज भी सीजेपी के प्रवक्ता यही दोहरा रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इसे क्या माना जाए? बयान माना जाए कि धमकी माने जाए? सीधा सवाल यह है कि जान तो हर इंसान की कीमती है ना? पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनका जीवन किसी राजनीतिक नैरेटिव से छोटा है? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी पत्रकारों के साथ वहां पर किया जा रहा है उससे इस आंदोलन की साख खत्म हो रही है और कुछ नहीं। एक तरफ जो आपसे बात करने आ रहे हैं, जो आपके मुद्दे अपने कैमरे में कैद करने के लिए आ रहे हैं, आपकी बात जनता तक रखने आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। और फिर आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बात करे, जंतर मंतर पर आए। सरकार कहती है कि आइए मुद्दे को सुलझाइए, तो कहते नहीं, जहां हमने तंबू सेट किया है वहीं पर आना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अभिजीत दीपके नई वार्निंग जारी कर देते हैं, शर्तें मान लो वरना बड़ा कॉल लेंगे। क्या बड़ा कॉल लेंगे बताइए, क्लियर कीजिए, कौन सा बड़ा कॉल लेंगे आप?
ये धमकी नहीं है। जब एक आंदोलन अपनी विश्वसनीयता खो देता है, जब उसके पास तर्कों का अकाल पड़ जाता है, तो वो हिंसा, धमकियों और पत्रकारों पर हमलों का सहारा लेने लगता है। एक तरफ पत्रकारों पर हमला, दूसरी तरफ सीजेपी की सो कॉल्ड लीडरशिप खुद बॉडीगार्ड लेकर चल रही है। जब साथ देने की बारी थी तब आप नदारद थे, अब तो आप ही के साथ ही गिना रहे हैं कि ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, मेरे बर्गर खाने पर मिर्ची लग गई। जब भीड़ का हीरो बनने की बारी आती है तो बॉडीगार्ड अगल बगल बुला देते हैं। जो विपक्ष सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को फ्यूल बनाकर संसद में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उनसे जब पत्रकारों पर हुए अटैक पर सवाल किया जाता है तो सुनिए जवाब क्या मिलता है, और सुनिएगा जरूर आप। कीर्ति जी, पर बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे एक रिपोर्टर को पीटा, उसको रॉब भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए, तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर। आरएएफ ने भी अटैक किया, आरएएफ पे अटैक हुआ कल, आरएएफ पे, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस पे भी हुआ अटैक, जर्नलिस्ट पे। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। निर्लज्ज हैं ये सांसद, निर्लज्ज। ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सा मीडिया कौन सा है। इसका मतलब ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि जो इनके साइड वाला मीडिया है कभी उधर साइड या इधर साइड चला जाए तो वो गया ही क्यों, वरना उसका तो पिटाई हो जाएगा। वाह कल्याण बनर्जी, वाह। आज ही महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इन्हें पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। ये बताएंगे, ये कह रहे हैं जो पत्रकारों के साथ हुआ वो सही हुआ। सांसद महोदय, अगर हिंसा को जायज ठहराने के लिए ये कुतर्क करना पड़े तो आई एम सॉरी, शेमफुल। फिर बंगाल में जो आपके नेताओं के साथ हो रहा है, जो अंडा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भीड़ के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, आप ही के तर्क से मुझे बताइए वो ठीक है कि गलत है? मेरी उन तमाम युवाओं से गुजारिश है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डूम स्क्रॉलिंग करते हुए ये हमेशा याद रखिएगा, ये 30 सेकंड की रील आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप सोच रहे हैं, जो दिखाने वाला सोच रहा है कि आप देखें। जो दिखाने वाला आपको दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। किसी एक वीडियो को देखकर अपनी राय बना लेना अपने दिमाग की चाबी किसी एल्गोरिथम के हाथ में थमा देने जैसा है। अगली बार जब कोई रील देखकर आपको गुस्सा आ जाए, खून खौले, आंखें भर आए, तो बस 5 सेकंड रुकिएगा और पूछिएगा, क्या आपको पूर्ण सच मालूम है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नारे सामने आए जो संदेह को जन्म देने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान अचानक जो मंशा सामने आई, संसद को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, प्रधानमंत्री मेरा बस चले तो गोली मार दूं कह देने वाले, न जाने कैसी कैसी बातें। ऐसी बातें कोई आम छात्र नहीं कर सकता है। ऐसी बातें नीट की परीक्षा में जाने वाला, उसे अटेम्प्ट करने वाला छात्र कह दे, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये बातें उस मानसिकता का उदाहरण है जो दिखाती है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत का एक जहर बोया जा रहा है। जिसे माइक मिला उसने बिना किसी तथ्य के, बगैर किसी आंकड़े के आरोप लगाना शुरू कर दिया, अभद्र बातें कहना शुरू कर दिया। ऐसी बातें कोई आम छात्र कह दे, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको कुछ डिटेल आंकड़े देना चाहती हूं जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि कहां हम खड़े हैं और असलियत क्या है।
बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। ये है नीट यूजी की टाइमलाइन। क्या है? इसी पर सारा मामला चल रहा है ना। 3 मई 2026 क्या हुआ? नीट का पेपर लीक हुआ। डेट देखते जाइएगा। फिर आती है 12 मई, 3 मई के बाद, ठीक है, परीक्षा रद्द करने की घोषणा होती है। क्या होती है? लीक हुआ पहले, फिर घोषणा हुई। फिर आता है 21 जून, परीक्षा आयोजित की जाती है। और ये कितना दिन होता है? ये होता है 41 दिन। 41 दिन के अंदर, ये यहां दिख जाएगा आपको, 41 दिनों के अंदर वापस परीक्षा आयोजित हो जाती है। फिर आती है 16 जुलाई, नतीजे घोषित हो जाते हैं। फिर 20 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। इस वाली जो वापस 21 जून को होती है ना परीक्षा आयोजित, उसमें लगभग 20 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। और 11,21,185 बच्चे अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। कितने? 11,81,185 बच्चे अगले फेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके का हंगामा यहां पर जंतर मंतर पर बना हुआ है, उस नीट की परीक्षा में लगभग 11,21,185 बच्चे पास होकर अगले राउंड में जा चुके हैं। असल में नीट पेपर लीक होने से जिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, उन्होंने मेहनत की और बाहर निकल आए। और जिन्होंने सच में झेला, उनका क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। So initially I was sad and despaired that the exam got cancelled. So I thought to myself that अब रोने धोने से कुछ होगा नहीं. So I just got myself together and started focusing on, like, I followed my regular schedule that was before NEET, the first NEET, and just thought that I should give it my all and see it that God has given me an opportunity for scoring better, because He knows that I can score better. मतलब जिसने भुगता वो दोबारा परीक्षा देकर आ गया। आपदा में भी मेहनत के बूते खुद के लिए अवसर तैयार कर दिया। लेकिन उनका क्या जो बर्गर खा रहे थे, आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे, सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे थे, परिवर्तन की लौ जगा रहे थे, कौन थे ये लोग? कहां से आ रहे थे? अचानक ये धरना स्थल दुनिया भर के लोगों के लिए वो इलाका बन गया जहां पर खाना ऑर्डर करके भोजन भेजा जाने लगा। कोई अमेरिका से खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई बांग्लादेश से खाना ऑर्डर कर रहा है। मतलब जंतर मंतर के उस आंदोलन में जो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था, जो अनशन से शुरू हुआ था, भूख की चिंता बांग्लादेश के लोगों को सता रही है। यही चिंता कई सवालों को जन्म दे रही है। भारत में वैसे भी कोई नेता या कोई जो वहां पर प्रदर्शनकारी है, ये कहता हुआ सुनाई दिया है ना, ख्वाहिश जताता हुआ सुनाई दिया है कि यहां भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति हम ला देंगे। क्रोनोलॉजी समझिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ बेवकूफ लोग अपने जहन में डाले हुए हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, मैं समझाती हूं। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या था, फिर आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। जून 2021 में वहां के अखबारों में यह दावा किया गया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है। कौन से द्वीप की? सेंट मार्टिन द्वीप की। कौन कर रहा है? अमेरिका मांग कर रहा है। यहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका की इस मांग को खारिज कर दिया। बात खत्म मान ली गई है ना। लेकिन बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को सरकारी नौकरियों में विवादास्पद 30% आरक्षण बहाल करने का आदेश दिया। मतलब वो अलग दिन है और अब ये अलग दिन। और अचानक छात्रों का गुस्सा फूट जाता है। आदेश कोर्ट का था, लेकिन कथित छात्र आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और फिर अचानक एंट्री हुई मोहम्मद यूनुस की। सरकार के
अगुवा बन गए, बड़ा चेहरा बन गए। ये बांग्लादेश में सब कुछ हुआ। अब मोहम्मद यूनुस जैसी ही सत्ता में आए, बांग्लादेश सरकार सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका से करार करने की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि बांग्लादेशी फौज ने इसका विरोध किया और कहा कि यह फैसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बाद में शेख हसीना ने अपने बयान में कहा कि अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप देती तो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो रहती। श्रीलंका और नेपाल में भी अचानक सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का, युवा सड़क पर उतरे, कुछ ही घंटों में सालों से सिस्टम चला रही सरकारों को हटा दिया। और ये सब इतना अचानक हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक सरकारें बदल चुकी थी। अब भारत आ जाइए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भारत सख्त तेवर अपनाए हुए है। अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट के लिए भारत किसी कीमत पर अपना बाजार खोलना नहीं चाहता। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण चीन घबराया हुआ है। और इस बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और किसी पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। यह सीजीआई की तरफ से दिया गया बयान था। इस बयान के अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सोशल मीडिया पेज बन जाता है और 2 हफ्तों के अंदर लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग इस पेज को फॉलो करने लगते हैं। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर पेज बनता है। इससे पहले 12 मई 2026 को नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने की ऑफिशियल जानकारी सामने आती है। पेपर लीक की जानकारी सामने आने के 48वें दिन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक अनशन नहीं था, वो अनशन था। अनशन शुरू करते हैं और अनशन शुरू होने से ठीक 23वें दिन दिल्ली में उग्र भीड़, मतलब वो अनशन शुरू हुआ उसके 23वें दिन दिल्ली में उग्र भीड़ संसद की तरफ बढ़ती है। शुरू में वो उग्र नहीं होती है, अलग अलग जगह से छात्र आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन अचानक बीच में ये भीड़ उग्र हो जाती है, बैरिकेड्स तोड़ने लगती है, स्प्रे करने लगती है, पुलिस पर हमला करने लगती है, पथराव करने लगती है। इसी भीड़ में संसद उखाड़ने, नेपाल बनाने की बात होती है। बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ के निशाने पर वहां की पहचान थी, वहां का मीडिया था। भारत में भी भीड़ के निशाने पर यहां का मीडिया था। दिल्ली के प्रदर्शन में भी आरोप यही लगे कि प्रदर्शन के दौरान संदेश दिया गया, इंटरनेट बंद होने पर ब्लूटूथ से चलने वाले ऐप का इस्तेमाल करें। एक किट तैयार हुआ। सोशल मीडिया पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट के समर्थन में रील बनाने के लिए 40 से 65,000 रुपए प्रति रील देने के ऑफर मिले। और ऐसी चीजें हमारे पड़ोसी देश में भी दिखी। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक सत्ता परिवर्तन के पीछे एक डीप स्टेट वाली थियरी सामने आई। अब सवाल यह है कि ये डीप स्टेट है क्या, ये काम कैसे करता है, आप जानना चाहेंगे ना? डीप स्टेट गेम्स नाम की एक किताब है। उस किताब के मुताबिक डीप स्टेट एक ऐसा गुप्त या अनौपचारिक नेटवर्क होता है जो किसी देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के समानांतर काम करता है, लेकिन उसकी जानकारी कभी पब्लिक में आती ही नहीं। ये डीप स्टेट पश्चिम के देशों की फंडिंग पर निर्भर रहता है और वो फंडिंग कभी लोकतंत्र की रक्षा, कभी लोकतंत्र की मजबूती, कभी मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर एनजीओ के माध्यम से देश में आती है। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो संगठन जो सरकारी नहीं है लेकिन लोगों की मदद के लिए दान का पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करती है। दान का पैसा इकट्ठा करती है और उसके बाद उनके लिए काम करती है। भारत में तो इन एनजीओ का विशेष लगाव भारत से।
देश में आज की तारीख में 37 लाख एनजीओ, कितने? 37 लाख, जिनमें से विदेश से दान लेने के लिए बने एफसीआरए कानून के मुताबिक 16,000 रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, जिसे हर साल 22,000 करोड़ रुपए विदेशों से दान मिलता है। अब सरकार विदेश से आ रही इसी 22,000 करोड़ रुपए पर नजर रखने के लिए एफसीआरए कानून को कड़ा कर रही है। नए एफसीआरए कानून में विदेशी चंदों से बनी संपत्तियां एनजीओ खत्म होने के बाद सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी। यानी कोई भी संपत्ति जो विदेशी चंदे से बनी है उसे सरकार तब अपने कंट्रोल में ले सकती है जब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए या एनजीओ अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दे और यह ना बता पाए कि उसके अकाउंट में ये फला पैसा कहां से आया और यहां से अगर आया तो ये गया कहां। सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को अब तक मिल चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एफसीआरए एक्ट का विरोध करती हुई दिखाई दी है, बहुत सी, और इसे एनजीओ पर उसने हमला भी बताया है। और यह तो बहुत पहले से कहा जाने लगा था कि हिंदुस्तान की तरक्की बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और यह कहते हुए हम यह भी नहीं भूल रहे हैं कि परीक्षा के पेपर्स अगर लीक हो रहे हैं तो सिस्टम में दीमक तो लगी है। सोचा है कभी, भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनके प्लानिंग को अगर आप देखेंगे, डिजाइन को आप देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े अजूबों को भूल जाएंगे। सोचा है कभी? एक ऐसा मंदिर आज आपको दिखाती हूं जिसकी ईंटें पानी पर तैरती हैं। सच बता रही। तेलंगाना के मुलुगु जिले में भगवान शिव का एक मंदिर है, रामप्पा। 13वीं सदी का यह मंदिर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में यह है। पूरे भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी भगवान या किसी राजा के नाम पर नहीं है। पता है किसके नाम पर है? इसे बनाने वाले मुख्य शिल्पकार रामप्पा के नाम पर, इसीलिए इसे रामप्पा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर का असली जादू पता है क्या है? इसे बनाने का तरीका। मंदिरों को जिन भारी पत्थरों से बनाया जाता है वो पानी में डूब जाते हैं, है ना? लेकिन रामप्पा मंदिर का शिखर जिन ईंटों से बना है वो इतनी हल्की है कि पानी में डूबने की बजाय वो तैरने लगती है। पता है क्यों? डेंसिटी की वजह से। इन ईंटों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। अब ऐसा भला क्यों? क्योंकि मिट्टी में बबूल की लकड़ी, भूसी, हरड़ के मिश्रण का इस्तेमाल करके इन ईंटों को बनाया गया और ये ईंटें बन गई स्पॉन्ज जैसी हल्की लेकिन चट्टान की तरह मजबूत। मंदिर के मुख्य मंडप में काले बेसाल्ट पत्थरों को तराशा गया है। जब आप इन खंभों के खास बिंदु पर जाकर थपथपाते हैं तो यहां से आवाज आती है सारेगामा पा की। इसी अद्भुत कारीगरी को देखकर मशहूर इटालियन यात्री है मार्को पोलो। जब इस मंदिर को देखा तो भैया हैरान हो गए और कहा कि मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है रामप्पा मंदिर। चलिए भाई, हम भी घंटी बजा देते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 8:50 में। फिलहाल जाना होगा, लेकिन कहाँ मिलेंगे कल? न्यूज़ की पाठशाला में। 8:50 में। नमस्कार।